everyone, welcome to this channel, The Sociology Mentor. I am Mahima Mishra, your sociology educator. ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। वैसे मैंने आपको रूसो के बारे में पढ़ाया था, लॉक के बारे में पढ़ाया था, जॉन लॉक, हॉब्स के बारे में पढ़ाया था, राइट? ये वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये वाला एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां का पार्ट है, रेनेसांस का पार्ट है। बट आज जो मैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ थिंकर्स का काम है। कौन से थिंकर्स हैं? ऑगस्ते कॉम्टे आपने सुना होगा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर, राइट। आज हम इनकी कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जिन्होंने हेल्प करी सोशियोलॉजी को एक नया डिसिप्लिन बनने की। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको पता है ना? इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मॉडर्निटी को ओवरव्यू दिया था। उसके बाद मैंने डार्क एज पढ़ाया। उसके बाद मैंने एनलाइटनमेंट, रेनेसांस पढ़ाया। साइंटिफिक कमर्शियल रेवोल्यूशन पूरा हो गया जी। देखनी है आपको ये वाली वीडियोस, तभी आपको इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाला आपका आंसर पूरा होता है। मैं इसीलिए सब टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एक टॉपिक देखने के लिए आपको दूसरी क्लास ना देखनी पड़े। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पूरी 1 घंटे की क्लास ना देखनी पड़े, आपका टाइम सेव हो। इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको कवर करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस की आज क्लास है, देखते हैं इसमें। द थिंकर्स ऑफ द एनलाइटनमेंट ऑफ द 18th सेंचुरी ने इफेक्ट किया है काफ़ी जो अर्ली सोशियोलॉजी थी। देखिए हर चीज़ की कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है। जितने भी आज हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एमर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं, राइट? तो अर्ली सोशियोलॉजी जैसी थी, उसमें थिंकर्स का क्या रोल रहा है, थिंकर्स ऑफ द एनलाइटनमेंट का क्या रोल रहा है, दिस इज इंटेलेक्चुअल ये इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे भी थिंकर्स में ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सी हो जाती है। क्या कॉन्ट्रोवर्सी है? सोशियोलॉजी को हम नेचुरल साइंस बना के रखेंगे या फिर सोशल साइंस बना के रखेंगे? ये वैसे जब मैं स्कोप पढ़ाऊंगी ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी, तब जाके आपको ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कह रहे थे कि इसे नेचुरल साइंस से लिंक करो, मतलब नेचुरल साइंस के मेथड्स यहाँ पे यूज़ करो सोशियोलॉजी की स्टडी करने में। स्टडी ऑफ सोसाइटी, फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को ही सोशियोलॉजी कहती हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए हम नेचुरल लॉज यूज़ करेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस में होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लॉज यूज़ करेंगे। बट कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो कह रहे थे कि इसे काफ़ी ब्रॉड रखो, सोशियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बनाओ, एक सेपरेट डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बनाओ। बात समझ आई? तो यहाँ पे अब क्या डेवलप हो रहा है? अब साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ सोसाइटी अब यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हुई। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि साइंटिफिक स्टडी में ना ये सबसे पहले आता है मीजरेबल। साइंटिफिक स्टडी में सबसे पहले आता है मीजरेबल, हम कोई चीज़ मेज़र कर सके, यानी कि नाप सके। बात समझ आई? और दूसरी होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप ये केमिकल इस वाले केमिकल के साथ मिक्स कर रहे हैं, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? आप कुछ समझ रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। वैसे ही सोसाइटी को भी स्टडी करने की बात हुई कि ना अगर ये वाला फिनोमेना हुआ है तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। अब एक रीजनेबल, अब एक क्या है रीजन, जो मतलब रीजन को क्वेश्चन करे। ठीक है, वो माइंडसेट डेवलप हुआ था, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला एनलाइटनमेंट एंड रेनेसांस के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो अब फिर क्या है, 18th सेंचुरी के थिंकर्स कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस।
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये वाले प्रिंसिपल्स हैं, मीजरेबल, ऑब्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट देखना कि अगर मैंने ये किया है तो इसका क्या इफेक्ट हुआ है, अगर सोसाइटी में ये वाला एक फिनोमिना हुआ है तो इसका क्या कॉज था और ये इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि टीबी की स्टडी हो रही है, टीबी ना, मैं यहाँ पे बीमारी की बात कर रही हूँ, बीमारी टीबी, ठीक है, कॉज पता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टीबी, तो इसका कॉज पता है। अब हमने क्या करी, एक दवाई इंट्रोड्यूस करी एक सोसाइटी में, और हमने वहाँ पे देखा कि भाई अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, टीबी के रेट कुछ कम हुए कि नहीं हुए, जो भी मतलब टीबी के पेशेंट्स की दर कुछ कम हुई है कि नहीं हुई है, बात समझ आई। अब वैसे ही सोसाइटी में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन, रैशनल थॉट अब डेवलप हो रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, राइजिंग रेट्स ऑफ डाइवोर्सेस, राइट, फैमिली मैरिज का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, बात समझ आई, फैमिली एंड मैरिज का इंस्टीट्यूशन इफेक्ट हो रहा है, पैट्रियार्कल जो भी माइंडसेट था उसे क्वेश्चन किया जा रहा है, काफ़ी सारे आपने फेमिनिस्ट के वीडियोस में देखी होंगी, ठीक है, तो पैट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट देखा जा रहा है, यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये, टू द एनालिसिस of the study of human beings and their nature and society. This is what sociology is. I am a human. अब मैं अकेले तो सोसाइटी नहीं हूँ, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस होंगे सोसाइटी में, अब ये आपस में क्या करते होंगे, इंटरैक्ट करते होंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ इनका बिहेवियर होगा एक दूसरे के प्रति, तो जब एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर होगा उसी के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए, जैसे कि फैमिली मैरिज, राइट, फैमिली मैरिज, पॉलिटी, इकोनॉमी, अब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए। अब इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना ही तो सोशोलॉजी है, बात समझ आई। नेक्स्ट, दे अपहेल्ड रीजन एज अ मीजर टू जज सोशल इंस्टीट्यूशन। रीजन, अब रीजन की बात हो रही है, अब हवाबाजियां नहीं होंगी इधर, क्योंकि अब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे कैसे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अब हम सोशोलॉजी पढ़ेंगे, सोसाइटी की स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस पे आप कोई सा भी PYQ उठा के देख लीजिएगा, सोशोलॉजी का किसी भी ईयर का मिलता है क्वेश्चन उसमें। अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होगा कि क्या कि जो भी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस है ये कैसे इसने सोशोलॉजी को एक एज अ सेपरेट डिसिप्लिन बनने में हेल्प करी, अगर किसी साल ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा ना, तो पता है कैसे ये मतलब क्वेश्चन आया होगा, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनसे सोशोलॉजी इमर्ज हुई है, तो इसमें आपको इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड सोशल सर्वे, ये वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड सोशल सर्वे, आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या कहती है कि जो भी सोसाइटी है ना, जो भी सोसाइटी है वो एक हिस्टोरिकल, जो भी हिस्टोरिकल हमारा पीरियड रहा है वहीं से इवॉल्व होती हुई आ रही है, वहीं से डेवलप होती हुई आ रही है, ठीक है। ये अजम्पशन क्या है कि सोसाइटी मस्ट हैव प्रोग्रेस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, कोई तो स्टेप्स इसने फॉलो किए हैं हमारी सोसाइटी ने, बात समझ आई। फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हमारी सोसाइटीज बहुत सिंपल हुआ करती थी, आप आदि मानव की सोसाइटीज देख सकते हैं, वेरी सिंपल।
और अभी हमारी सोसाइटी देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। बात समझ आई? तो अब हमारी सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑगस्टे कॉम्टे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी, ही क्वाइंड द टर्म सोशोलॉजी। ठीक है, इन्होंने, फादर ऑफ नॉट सोसाइटी बट सोशोलॉजी, ठीक है, इन्होंने क्वाइन किया था टर्म सोशोलॉजी। ऑगस्टे कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, नोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस क्या है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं से डेवलप हो रही है, कुछ स्टेजेस को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, सोसाइटीज फॉलोज ये डेफिनेट पाथ। डेफिनेट पाथ मतलब क्या होता है, वो एक रास्ता उसे पता है, वो उसी रास्ते पे चल रही है, एक पाथ फॉलो कर रही है। इन्वॉल्विंग पासिंग ऑफ सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ये तो आप समझाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है, डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इसमें ऑगस्टे कॉम्टे का। इन्होंने निकाला था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या है कि इन्होंने सोसाइटी के डेवलपमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट एंड ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा, थियोलॉजिकल। ठीक है, थियोलॉजिकल क्या है, फिनोमेना आर एक्सप्लेन्ड बाय डिवाइन एजेंट्स। कुछ तो डिवाइनली थिंग्स हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो वो कौन कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात नहीं हो रही है इधर। ऑगस्टे कॉम्टे ये जो मतलब फॉरेन है, ठीक है, मतलब फॉरेनर है, इंडियन सोशोलॉजी नहीं स्टडी करी इन्होंने। इंडियन सोसाइटी की बात नहीं हो रही सिर्फ इधर, इधर ज़्यादातर सोसाइटीज़ की बात हो रही है कि पहले उन्हें रीज़न तो नहीं पता था, रीज़न तो नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल थियोलॉजिकल ना आप डार्क एज में देख लीजिए, डार्क एज वाले में मिल जाएगा। ये डार्क एज में क्या था, पादरी, चर्च, क्लर्जी उन्हीं की बात मानते थे, तो वो क्या करेंगे, वो लोग धर्म से जोड़ेंगे ना सारी चीज़ें। थियोलॉजिकल फिनोमेना सबसे पहला फिनोमेना देखा जाता है काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में। ठीक है, दूसरी बात है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब नेचर कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। ठीक है, प्रकृति कर रही है, मतलब कुछ तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है। ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा फोर्स है, कोई ऐसा सुपर नेचुरल फोर्स है जो हमें नहीं पता, बट कुछ तो ऐसा सुपर नेचुरल फोर्स है, एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट अब सोसाइटी जब आगे डेवलप हुई है, थर्ड स्टेज वाले में जब आ गई है, थर्ड स्टेज पे ध्यान दीजिएगा इधर, थर्ड स्टेज वाले में जब आ गई है तो इसने क्या किया, अब साइंटिफिक लॉज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीज़न, अब हम रीज़न करेंगे। अब हमें हर एक जो भी फिनोमिना हो रहा है हमें उसका रीज़न चाहिए। बारिश हो रही है तो उसके पीछे इवापोरेशन से लेके प्रेसिपिटेशन तक का पूरा वाटर साइकिल का योगदान है। ठीक है, अब हम ये पूरा यहाँ पे रीज़न करेंगे, साइंस पढ़ेंगे। बात समझ आई? तो ऐसी ही सोसाइटी यहाँ पे डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं कार्ल मार्क्स। ये है अपने कार्ल मार्क्स बाबा, सोशोलॉजी के फेवरेट हैं। ठीक है, इनका एक टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे इन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बताया, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बताया कि कैसे हिस्टोरिकल एपोक्स में हमारी जो सोसाइटी ना चेंज हो रही है। ठीक है,
ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ फॉर द टॉपिक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, जब हम थिंकर्स पे आएंगे तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही डीप पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स का क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, सोसाइटी को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4 एंड 5 वाला, 1 2 3 4 5। बात समझ आई? ये 5 पार्ट्स में, 5 स्टेजेस में, ये क्या है, स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेजेस में सोसाइटी डिवाइड कर दी गई बाय कार्ल मार्क्स बाबा। क्या, कौन सी है फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। वो आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आदि मानव वाला जीवन, जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, जब ह्यूमन ने कुछ हंटिंग एंड गैदरिंग करनी सीखी थी, राइट, ये तब का ज़माना है। रिसोर्सेज वर ओन्ड कम्यूनली। अब देखिए, ये कुछ लोग हैं, इन्हें आपस का रिलेशन नहीं पता कौन किसका क्या है। ठीक है, ये एक ज़मीन है, सब काम कर रहे हैं, इसके जो भी प्रोड्यूसेस हो रहे हैं ना, ये सब ले रहे हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पे रिसोर्सेज ना कम्युनली ओन किए जाते थे। दूसरी स्टेज थी स्लेवरी। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में ये वाले स्टेजेस अच्छे से डिस्कस की गई हैं। आप, मैं कहती हूँ सिलेबस अपने पास रखा करो, ठीक है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में आपको ये वाला एक टॉपिक मिल जाएगा, उसमें ये वाली सोसाइटीज़ डिस्कस की गई हैं, उसमें हम दोबारा से ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल ये मैं सुपरफिशियल पढ़ा रही हूँ, अभी टॉपिक्स आने बाकी हैं। अभी तो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है सोशियोलॉजी का, हमारा सिलेबस का। सेकंड सोसाइटी क्या है, स्लेवरी। स्लेवरी में अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एमर्जेंस हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे, जैसे कि अब मैं ये हूँ, ठीक है, अब मुझे ये वाली ज़मीन मिल गई। अब मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के यहाँ पे मेहनत करके कुछ प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। मैंने गेहूँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब गेहूँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो मैं कुछ लोगों को तो ढूंढूंगी ना, इतने बड़े खेत में मैं अकेले काम कैसे करूँगी, क्योंकि भले ही उस समय सिंचाई की व्यवस्था ना हो, पर फिर भी मैं क्या करूँगी, इसकी खुदाई तो करूँगी, ठीक है। मैं इसमें बीज तो बोऊंगी, मैं इसमें कटाई तो करूँगी। कटाई नहीं करूँगी तो कैसे मिलेगा, सड़ नहीं जाएगा, ये खराब नहीं हो जाएगा खेत में। तो अब मैंने कुछ यहाँ पे लोग बुलवा लिए काम करवाने के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन्हें ऑर्डर्स दे रही हूँ। अब इन लोगों के पास कोई खेत है नहीं, मान लीजिए। अब ये लोग क्या करेंगे, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। ये वाले प्रोड्यूसर्स जो मिले, मैंने थोड़ा सा इन्हें दे दिया, बाकी सारा अपने पास रख लिया। बाकी सारा अपने पास रखूँगी तो मेरे पास ज़्यादा रहेगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक अपने लिए घर बनवा दूँगी। घर बनवा दूँगी तो इन्हीं से बोलूँगी कि मेरे घर में आप काम करने आ जाइए। तो स्लेवरी ऐसे ही डेवलप हुई, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, एमर्ज होता है। दूसरा है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आप देखेंगे कि जब डार्क एज मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको फ्यूडलिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। फ्यूडलिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ाया था मैंने, तो आपको ये चीज़ वहाँ से भी कवर करनी है अगर आप फ्यूडलिज्म को अच्छे से समझना चाहते हैं। फ्यूडलिज्म क्या है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी अच्छे से। फ्यूडलिज्म क्या होता है, जैसे कि डार्क एज वाली जो सोसाइटी थी ना, डार्क एज वाली जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट्स, 3 राज्य मत समझिएगा, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या थी, कौन कौन थे इसमें, किंग, क्लर्जी, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पादरी लोग, ठीक है, जो धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे। दूसरी है नाइट्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग आते थे, वो थोड़े मिडिल क्लास वाले लोग आ जाते थे, बैंकर वैंकर टाइप, ठीक है। अब तीसरा क्या है, अब तीसरा है सर्व्स। हम जो पीजेंट कहते हैं ना, हम जो बॉन्डेड लेबर कहते हैं, वो लोग सर्व्स कहते थे।
पीजेंट्स जो थे वो एक खेत में काम करते थे और ज़्यादातर प्रोडक्शन मतलब जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी टैक्स है किसे देते थे, नाइट्स को। नाइट्स भी तो लाइक था किसके लिए, किंग के लिए। तो नाइट्स भी जो भी इसके पास प्रोड्यूसेस एंड टैक्सेस होते थे उनका काफ़ी सारा हिस्सा देता था किंग को। ये था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ये मतलब क्या होता है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी होती है, बात ध्यान रखिए। वो जैसे कि हमारे गुप्ता एम्पायर में हुआ था ना, आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा गुप्ता के बारे में। तो गुप्ता में क्या था, फ्यूडलिज्म था। ये राजा ने अपनी ज़मीन मंत्री को दी, मंत्री ने इस सैनिक को दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। तो राजा की अथॉरिटी को और अच्छे से बढ़ाने के लिए और रुतबा दिखाने के लिए अपना, तभी ये लोग टाइटल्स लेते थे, जैसे कि महाराजाधिराज। महाराजाधिराज जैसे टाइटल्स ये लोग लेते थे, क्योंकि राजा तो ये भी बन गया ना भाई अब, ठीक है। तो ये था फ्यूडलिज्म। कैपिटलिज्म में बुर्जुआइजी एंड प्रोलेटेरिएट, ये बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा जर्मन वर्ड आ गया, ठीक है। ये यूज़ किया गया था बाय कार्ल मार्क्स। देखिए बुर्जुआइजी का मतलब होता है, कौन होता है, कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, ठीक है। एंड प्रोलेटेरिएट मतलब होता है वर्कर। बुर्जुआइजी को हम कह सकते हैं ओनर, बात समझ आई, इसे हम ओनर कह सकते हैं। एंड प्रोलेटेरिएट तो वैसे वर्कर होता ही है। ये प्रोलेटेरिएट की कंडीशन बहुत ही गिरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय उनकी स्थिति थी। ये किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। तो ये स्टेजेस जब इन्होंने बताए तो उन्होंने बताया कि चलो कैपिटलिज्म अभी तो है, पर बाद में जब क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। ये वाली चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। कैपिटलिज्म अभी है, बट जब रेवोल्यूशन आएगा तो क्या होगा, मैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म देखूंगा सोसाइटीज में, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म वही, ये प्रिमिटिव वाला तो नहीं, अब तो सोसाइटी उतनी डेवलप हो गई है, तो क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म है मतलब ये एक रिसोर्स है, ये कम्युनली ओन्ड है, सब इस पे काम करेंगे। ये जिसके ये जो भी इससे प्रोड्यूस आ रहा है वो सबके बच्चे इसका गेन लेंगे, ठीक है, इसका गेन सब लेंगे। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं है, यानी कि केंद्रीकरण नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। केंद्रीकरण नहीं होगा ऑफ वेल्थ। पावर्स क्या होंगी, पावर एंड वेल्थ इन सोसाइटीज में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बात समझ आई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। ये थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट है, मुझे पसंद आती है। अब यहाँ पे क्या स्टेजेस है भाई सोशल एवोल्यूशन के, जैसे देखिए हम होमो सैपियंस थे, हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। उससे पहले के स्टेजेस से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, होमो सैपियंस में हम जो आज हैं वो होमो सैपियंस हैं। बात समझ आई। तो ये वाला जो हम बायोलॉजी का पार्ट है ना, अगर आपने कभी एंथ्रोपोलॉजी लेने की सोची होगी ना, तो उसमें आपको ये वाला हिस्सा मिला होगा कि कैसे कैसे इंसान ने इवॉल्व होना शुरू किया, या अब इंसान बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो भी सोशल एवोल्यूशन, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, इसे बोला गया सोशल एवोल्यूशन। आपको डार्विन पता है, डार्विन की थ्योरी आपको पता होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अब ये वाले सर्वाइवल में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, ये हिज हर्बर्ट स्पेंसर,
इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के लिए एक एनालॉजी लगाई। एनालॉजी क्या है, ह्यूमन बॉडी। एनालॉजी है ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, आप अब खुद की बॉडी को देखिए, उसमें कितने सारे आपको पार्ट्स मिलेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं हमारे जो अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन के करने के लिए जाने जाते हैं। हाथ से कुछ उठाना गिराना एंड पैर से चलना। ठीक है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स करते हैं। किडनीज का काम अलग है जी, एंड लंग्स का काम अलग है, अलग अलग है, किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी के भी कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, पॉलिटिकल, जो भी सोसाइटी है हमारी, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो इकोनॉमी होती है, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो अलग अलग फंक्शन करने के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, ठीक है, मैरिज अलग है, रिलीजन अलग है। फैमिली और रिलीजन दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। रिलीजन हमारी वो जो भी शादी होती है, मैरिज होती है, कितना इफेक्ट करता है, हर एक मामले में इफेक्ट करता है रिलीजन। ठीक है, क्या रिचुअल्स होंगे, क्या रिचुअल्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या राइट्स होंगे, ये कहाँ से निकल के आते हैं भाई, धर्म से निकल के आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन। मैरिज अलग है, फैमिली अलग है, और रिलीजन अलग है, बट क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे ये सर्कल कर रही हूँ, इंटर रिलेटेड पे ध्यान देना है एंड इंटर कनेक्टेड पे ध्यान देना है। दिस इज टू इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो आप इस वाली थ्योरी में लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स इंटर रिलेटेड हैं। आप एग्जाम्पल देंगे अपने सोशोलॉजी के आंसर में कि कैसे जो रिलीजन है वो हमारे मैरिज एंड फैमिली इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करता आ रहा है, और ये तब से अफेक्ट कर रहा है जब से रिलीजन बना होगा, जब से मैरिज फैमिली का इंस्टीट्यूशन आया होगा ना, तब से इफेक्ट हो रहा है। तो बात पता चली, इसे कहते हैं सोशल एवोल्यूशन। सोशल एवोल्यूशन यानी कि सोसाइटी का भी इवोल्यूशन होता है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी इवॉल्व करती है। नेक्स्ट, अब इसके थिंकर्स कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है एंड एमिल दुर्खीम है। मैं ना एक बार आपको एमिल दुर्खीम के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। बात करते हैं इनके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एमिल दुर्खीम, इन्होंने दो प्रकार की सोसाइटी बताई, ठीक है। अब इन्होंने, एक तो ये फंक्शनलिस्ट थे, ध्यान देना है, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि हर एक जो भी काम हो रहा है सोसाइटी में, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसका एक क्या है, फंक्शन है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सोसाइटी में सॉलिडारिटी है, इंटरकनेक्टेडनेस है। वही एमिल डर्खीम का एग्जाम्पल, ये जो कंट्रीब्यूशन है कहाँ है, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में है। अब दुर्खीम ने क्या किया, सोसाइटी को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज हो गई। 2 प्रकार की सॉलिडारिटी है यहाँ पे। पुराने ज़माने में क्या थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ये वाली चीज़ें आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मत समझिएगा कि मैं सुपरफिशियल पढ़ा रही हूँ, डीपली ये वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। ये है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ये है जी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। आज की सोसाइटी में ऑर्गेनिक, अब ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे शायद कि पिछली सोसाइटी तो मैकेनिकल बोल दी बट आज की सोसाइटी ऑर्गेनिक बोल दी, ऐसे कैसे। बस ये थिंकर है एमिल दुर्खीम, इन्होंने ये नाम रखा है, ठीक है। जो आजकल का ज़माना है उसे बोला गया ऑर्गेनिक सोसाइटी।
ऑर्गेनिक सोसाइटी में क्या है, सब अलग अलग फंक्शन करेंगे, टीचर अलग फंक्शन कर रहा है, पुलिसमैन अलग फंक्शन कर रहे हैं, बट दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पुलिसमैन कहीं से तो पढ़ के आया होगा, पुलिसमैन के बच्चे कहीं तो जाएंगे पढ़ने, और टीचर को भी तो ये सुविधा चाहिए सुरक्षा की। कौन फुलफिल करेगा? पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, राइट। तो ये कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है अभी, कि सब अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं सबके, और सब मिलके काम कर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी अभी भी क्या है, स्टेबल है एंड फंक्शनल है। बात समझ आई? और वही ये जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी कि सब आपस में मिलके रहते थे, सब आपस में काम करते थे, वही प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ये वही प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन, अब हम सोसाइटी को जब हम स्टडी करेंगे, कोई एक सोशल कंडीशन अगर चल रही है, तो अगर जब हम इसका स्टडी करेंगे तो हम सर्वे करेंगे, क्योंकि आगे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज स्केल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आप सर्वे करेंगे ना स्टडी करने के लिए, पता लगाएंगे। दो रीजन से ये एमर्ज हुई है। सबसे पहले ग्रोइंग कन्विक्शन दैट मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस को हम ह्यूमन अफेयर्स को स्टडी करने में लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, एंड ये वाला हम बाद में कवर करेंगे जब हम पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे एंड नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म वो जो क्या करते हैं, सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी को साइंस की तरह देखते हैं, और नॉन पॉजिटिविस्ट वो जो सोसाइटी को अलग डिसिप्लिन मानते हैं, वो साइंस की तरह नहीं देखते। वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन बिहेवियर आज ऐसा है, कल ऐसा हो जाएगा, कैसे लैब में स्टडी करोगे उसकी। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये नॉन पॉजिटिविस्ट का व्यू है। और वही पॉजिटिविज्म आपको बताया, जब मैंने ऑगस्टे कॉम्ते बताया था कि कैसे साइंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे सोशियोलॉजी की स्टडी करने में। ठीक है, और दूसरा क्या है, पॉवर्टी, जो एक क्या है, सोशल फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना है। हम इसे कैसे स्टडी करेंगे? इट इज़ नॉट नेचुरल, पॉवर्टी इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ अ सोशल फिनोमिना। यार कितने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। सरकार किसी एक ग्रुप को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है तो दूसरा ग्रुप गरीब ही तो रह जाएगा। बात समझ आ रही है? सरकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे बढ़ावा दे रही है तो कोई तो ऐसा रहेगा जिसके पास कोई वेल्थ नहीं रहेगी। तो पॉवर्टी ना एक सोशल फिनोमेना है। अब इसे नेचुरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कैसे पढ़ेंगे? इसी की वजह से क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हुआ। ये पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म वाले थिंकर आए कि हम तो कहते हैं भाई साइंस से पढ़ना है, नॉन पॉजिटिविज्म वाले कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर्स को आप साइंस में स्टडी नहीं कर सकते, ह्यूमन बिहेवियर्स का आप कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता लगा सकते। ठीक है, मैं आज ऐसी हूँ, कल क्या पता मेरा बिहेवियर चेंज हो, क्या पता, राइट। तो और मुझे लैब में भी नहीं लेके जाया जा सकता कि मैं लैब में मेरे बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा आज मैंने जितना भी पढ़ाया। लेट्स मेक सोशियोलॉजी वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ इधर, सिंपल एंड क्लियर। एंड अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आई विल ऑल्सो सपोर्ट यू टू स्कोर यू 300+ इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ठीक, आई विल सपोर्ट यू, मैं सपोर्ट करूँगी। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईजी करके दे रही हूँ। ऐसे आपको टूटे वाले कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे कि मैंने ये वाली इसकी भी अलग से क्लास ले ली, इसकी भी अलग से क्लास ले ली। नो, आप कोई से भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की वीडियो देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बस 1-2 घंटे में पूरा का पूरा एक टॉपिक डिस्कस कर दिया। मॉडर्निटी,
एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, पूरा का पूरा टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस कर दिया। और वो भी पता है क्या किया, एक एक लाइन, बस एक एक लाइन। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस बस 2-3 थिंकर्स बता दिए, मॉडर्निटी 2-3 लाइन बता दी, डार्क एज 2-3 लाइन बता दी। ये क्या इन डेप्थ स्टडी है? नो, दिस इज सुपरफिशियल। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है ताकि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई हैव ट्राइड माई 110% ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कैसे मिलेगा पता है आपको? फ्री। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2026 मेंस सोशियोलॉजी एंड 2027 ऑल्सो। 2027 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वाली क्लासेस जो मैं आजकल कंडक्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।